विद्यार्थी मित्रों नमस्कार। TYBA प्रवासी साहित्य का जो पेपर आपका शुरू हुआ है 2 क्रेडिट का हिंदी का, तो उसके कल पहले लेक्चर से हम लोगों ने शुरुआत की और पहले लेक्चर में हम लोगों ने प्रवासी साहित्य का अर्थ, परिभाषा और स्वरूप की चर्चा की। और उसमें एक चीज़ मैं थोड़ा जोड़ना चाहता हूँ कि प्रवासी साहित्यकार मूल रूप से किसी और देश से होते हैं और किसी और देश में जाते हैं। नागरिकता का प्रश्न बड़ा तकनीकी है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जैसे जो गिरमिटिया मजदूर थे जिनको यहाँ से ले जाया गया, फिर वो दूसरे देशों में बसे और फिर वहीं के होके रह गए। तो प्रश्न नागरिकता की नहीं बल्कि उन मूल जड़ों का है जहाँ से वे जुड़े रहे और वहाँ से उखड़ के कहीं और चले गए। तो ये एक बात थी जो मुझे लगा आप लोगों के साथ बता देनी चाहिए। आज हम लोग जो जिस बिंदु पे चर्चा करेंगे वो है प्रवासी साहित्य के तत्व। अब तत्व की जब बात होती है कि जैसे कल हम लोगों ने चर्चा की थी, प्रवासी साहित्य जब लिखा जाता है तो उसमें किन चीज़ों का आधार लिया जाता है या ऐसी कौन सी चीज़ें होती हैं जिन पे प्रवासी साहित्यकार लिखता है या लिख सकता है। वही बातें मूल रूप से यहाँ पे तत्व के रूप में आ रही हैं। तो प्रवासी साहित्य के जो प्रमुख तत्व हैं उनको हम लोग क्रमबद्ध देखेंगे। सबसे पहली बात है प्रवास का अनुभव। आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, तो ये जो पूरी यात्रा है उसका अनुभव कैसा है आपका। वो आपकी इच्छा है, आपकी विवशता है, आपकी मजबूरी है और उसमें आपकी मनस्थिति क्या रही है। उन सारी चीज़ों का अवलोकन हमको मिल जाता है जब हम उस साहित्यकार विशेष की रचनाओं को देखते हैं। तो प्रवास का अनुभव बहुत महत्वपूर्ण तत्व है। अगर आपने प्रवास ही नहीं किया तो फिर आप प्रवासी साहित्य कहाँ से लिखेंगे। दूसरा है स्मृति और मानव बोध। जैसे मैंने कल कहा था कि जो प्रवासी साहित्यकार है वो लिखेगा तो किस पे लिखेगा, तो निश्चित तौर पे वो सबसे पहले उन स्मृतियों को याद करेगा जिनसे वो जुड़ा रहा है। वो अपने गांव को याद करेगा, अपने परिवार को याद करेगा, अपने लोगों को याद करेगा और उन स्मृतियों को आधार बनाकर वो जिन चीज़ों से छूटा हुआ है, कटा हुआ है, वो उनकी चर्चा करेगा। और मानव बोध, आप कहीं और गए हुए हैं, अपनी जड़ों से कट के गए हुए हैं, तो आपको बार बार ये लगेगा कि मनुष्यता के हिसाब से क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए, क्या सही है, ये क्या गलत है। इसका अवलोकन जो है आप जो है करेंगे। तो पहला जो तत्व है वो प्रवास का अनुभव और दूसरा स्मृति और मानव बोध। आगे चलते हैं। आगे है सांस्कृतिक द्वंद्व। आपने प्रवास कर लिया, आप एक नई जगह पे आ गए, उसके बाद आपने अपनी स्मृतियों को याद किया, आपने आपके साथ जो छूटा है उनकी बात की, मानवीय स्तर पे क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, उसकी विवेचना आप कर लेते हैं, क्योंकि आप एक जगह से दूसरी जगह पे हैं तो बहुत कुछ खोया पाया वाली स्थिति रहती है। उसके बाद है सांस्कृतिक द्वंद्व। आप जिस सांस्कृतिक परिवेश में रह रहे थे वहाँ से निकलकर आप एकदम नई जगह चले जाते हैं जहाँ की भौगोलिक परिस्थितियाँ अलग हैं, खान पान अलग है, पहनावा अलग है, भाषा अलग है। ऐसे में आप कैसे रहेंगे। तो ये जो सांस्कृतिक द्वंद्व होता है, जब जहाँ पे पूरा परिवेश ही आपके लिए एकदम नया हो जाता है, वो भी उसके साहित्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाता है। और पांचवा और सबसे महत्वपूर्ण तत्व जो मुझे लगता है वो है पहचान, आइडेंटिटी। आपकी पहचान क्या है। कहते हैं ना, जो पत्ते शाख से टूट जाते हैं फिर वो हवा की मर्ज़ी पे हो जाते हैं, हवा उनको बहा के जहाँ ले जाती है वो वहीं चले जाते हैं। उनका संपोषण नहीं हो रहा है, कोई तना, कोई जड़ उनका पोषण नहीं कर रही है। तो ऐसे में उनका भविष्य क्या होगा। क्या वो पीले होंगे, फिर सूख के सड़ जाएंगे, या फिर वो नई जगहों पे जाके फिर से अपनी कोई पहचान बना लेंगे। ये एक बहुत बड़ा और मुख्य प्रश्न है। थर्स्ट ऑफ आइडेंटिटी, अपनी पहचान की प्यास बहुत बड़ी चीज़ होती है।
हमारे बहुत सारे गिरमिटिया मजदूर थे, बहुत सारे प्रवासी भारतीय थे जिन्होंने विदेशों में जाकर अपनी एक अलग पहचान बनाई और अपने लिए वो सम्मान अर्जित किया, और ये बहुत बड़ी बात है। आज हम लोग जब विदेशों में प्रवासी भारतीयों के सम्मेलन को देखते हैं, उनकी उपलब्धियों को देखते हैं, तो कई बार गर्व होता है कि किस तरह अपनी ज़मीन से कटकर अपने लोगों से दूर किसी दूसरे देश में, दूसरे सांस्कृतिक परिवेश में, जहाँ पे उनका कुछ भी नहीं था, वहाँ पे जाके अपनी पहचान को जिंदा करना और उसे एक ऊंचाई देना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। तो ये जो थर्स्ट ऑफ आइडेंटिटी है, पहचान है, वो भी एक महत्वपूर्ण तत्व है प्रवासी साहित्य का। भाषा और संस्कृति का संरक्षण, हर हाल में आप भाषा और संस्कृति का संरक्षण करना चाहेंगे, आप चाहे जिस परिस्थिति में भी रहें। ये चीज़ उन समुदायों में भी देखा गया है जिन्हें हम लोग कहते हैं कि वो किसी न किसी कालखंड में, किसी न किसी कारणवश, जिन्होंने लंबी यात्राएं की और वे अपनी ज़मीन से कटकर वो बिना पहचान के हो गए। जैसे उज़्बेकिस्तान में था मैं, तो वहाँ पे एक समुदाय है जिसे लोले कहते हैं, लोले। उन्हें समाज में कोई अच्छे नज़रिए से नहीं देखा जाता, लेकिन ये समुदाय कभी न कभी किसी न किसी रूप में भारत से ज़रूर जुड़ा हुआ था, क्योंकि आज भी इनकी भाषा में, इनकी जो संस्कृति में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो ये दिखाती हैं कि वो कभी न कभी उनकी जड़ें हिंदुस्तान में रही हैं, जिन्हें हम रोमा कहते हैं। रोमा समुदाय के बारे में भी यही कहा जाता है कि वो यूरोप और सेंट्रल एशिया के अलग अलग देशों में जाके बस गए, लेकिन कभी न कभी इनका माइग्रेशन, इनका स्थानांतरण जो है मूल रूप से भारत से हुआ था। तो ये जहाँ भी जाते हैं ये कोशिश करते हैं कि पहले तो आप जहाँ पे हैं उनकी भाषा सीखें, उनकी संस्कृति को अपनाएं। उनकी भाषा और संस्कृति को अपनाते हुए भी जिस परंपरा से वे रहे हैं, वो अपनी भाषा को किसी न किसी रूप में, अपनी संस्कृति को, अपने लोक व्यवहार को, अपने तीज त्यौहार को, अपने पूजा पाठ को, अपने धार्मिक ग्रंथों को, वो किसी न किसी रूप में चाहते हैं कि उसको संरक्षित कर लें, सुरक्षित कर लें और आने वाली पीढ़ी को वो उसके माध्यम से जोड़ सकें। लोली समुदाय की भाषा में, जैसे अब वो वहाँ पे उज़्बेक और ताजिक बोलते हैं, लेकिन उनकी भाषा में बहुत सारे ऐसे शब्द मिल जाते हैं जो हिंदी, हिंदुस्तानी या उत्तर भारत की भाषाओं से मेल खाते हैं। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी जी जब ताशकंद गए थे तो उन्होंने वहाँ पे सुखन-दरिया करके जो इलाका है, वहाँ पे इसी तरह का एक समुदाय था अफ़गान, तो उन्होंने उनके ऊपर काम किया और एक बहुत अच्छी उनकी किताब भी है ताजुज़्बेकी। ताजुज़्बेकी लोग कौन हैं? जो ताजिक भाषा बोलते हैं और उज़्बेकी भाषा बोलते हैं। वो ताजुज़्बेकी एक शब्द उन्होंने दिया, लेकिन उन्होंने उनकी भाषा के शब्दों का भाषा वैज्ञानिक अध्ययन करके ये साबित किया कि कहीं न कहीं, कभी न कभी इनकी जड़ें जो हैं हिंदुस्तान से जुड़ी रही हैं। तो वे इस बात को साबित कर सके, उसका कारण ये है कि ये समुदाय जो है किसी न किसी रूप में अपनी भाषा को, अपनी परंपरा को, अपनी संस्कृति को, अपने लोक व्यवहार को संरक्षित करने का या उससे अपने आप को जोड़े रखने का प्रयास करता रहा होगा और शताब्दियों तक उसने ये प्रयास किया। तो ये संरक्षण, भाषा और संस्कृति का संरक्षण एक जैसे कहते हैं कि दिल से जुड़ी हुई चीज़ होती है, जिसको प्रवासी जो है हमेशा चाहते हैं कि किसी न किसी रूप में वो उसको संरक्षित करें, उसका संवर्धन करें, उसका परिष्कार करें, परिमार्जन करें, और इसी बहाने जो है वह जुड़ाव महसूस करते हैं, उस ज़मीन को महसूस करते हैं जिसको वो बहुत पीछे छोड़ आए। विस्थापन और अकेलापन इनका सबसे बड़ा दर्द है और ये प्रवासी साहित्य का एक महत्वपूर्ण तत्व बनता है कि वे एक जगह से विस्थापित हुए हैं और अकेले हैं। अकेले होने का अर्थ
आप नई जगह पे जाते हैं, कोई आपके रिश्तेदार नहीं है, कोई परिवार नहीं है, कोई दोस्त यार नहीं है, कोई समुदाय नहीं है, कोई सामुदायिक कार्यक्रम नहीं है, आपके लिए सारी स्थितियाँ जो हैं अलग हैं। तो आपको इन सारी परिस्थितियों के बीच में अपने आप को ढालना है। आपको नई भाषा सीखनी है, नए लोगों से जुड़ना है, उनके साथ व्यवहार करना है, उनके साथ एक ताना बाना बुनना है, और इस ताने बाने के साथ आपको अपनी एक नई पहचान बनाते हुए भी आपको अपनी जड़ों से जुड़े भी रहना है, क्योंकि ये आपका आंतरिक आग्रह होता है, मनोवैज्ञानिक आग्रह होता है। तो ये बहुत कठिन होता है। कई बार ये विस्थापन और अकेलापन आदमी को तोड़ देता है, वो हताश हो जाता है, निराश हो जाता है, डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। लेकिन अधिकांश लोग जो है इन सारी परिस्थितियों का मुकाबला करते हैं और अपनी एक नई पहचान बनाने में कामयाब हो जाते हैं। बहुसांस्कृतिक अनुभव, एक संस्कृति से जब आप दूसरी संस्कृति में जाते हैं, दूसरे स्थान पे जाते हैं जहाँ पे सब कुछ अलग है, भौगोलिक परिस्थितियाँ अलग हैं, मौसम अलग है, पहनावा अलग है, भाषा अलग है, संस्कृति अलग है, ऐसे में इस बहुसांस्कृतिक अनुभव मतलब मतलब कई संस्कृतियों का आप जो है एक साथ अनुभव करते हैं और उनके बीच जीते हैं। ये भी जो है प्रवासी जो साहित्य है उसका एक मूल तत्व है जो हमको उसमें दिखाई देता है। नॉस्टैल्जिया का मतलब हिंदी में आप समझ लीजिए कि स्मृति लोग। जैसे कोई हिंदुस्तान से गया है तो वो उसे लगेगा कि आज भी गांव उतना ही अच्छा है, वहाँ सब कुछ अच्छा है, सब कुछ बहुत अच्छा था और यहाँ पे क्या है। तो हम अगर 25 साल, 30 साल, 40 साल पहले गए हुए हैं तो आज भी जब हम उसके बारे में कल्पना करते हैं तो हमको लगता है कि वो बहुत अच्छा है। ठीक उसी तरह आप ऐसे देखें कि उत्तर प्रदेश, बिहार या हिंदी पट्टी से